वालेकुम। आप देख रहे हैं इनसाइट विद इमदाद सुमरो। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर गनी। आज हम बात करेंगे कराची BRT मंसूबे के हवाले से। मेगा प्रोजेक्ट है, येलो लाइन हो, ग्रीन लाइन हो। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कराची की ट्रांसपोर्ट को, और कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और ये माशी हब है, लेकिन इसके अंदर ये जो मंसूबे हैं ये सुस्त रवि का शिकार हैं। और इसके ऊपर वर्ल्ड बैंक की जो ताज़ा रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि ये मंसूबे सुस्त रवि का शिकार हैं। और ये सुस्त रवि क्यों है, इसके पीछे क्या दास्तान है और क्या वजूहात हैं कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और जितनी तेज़ी से इसके ऊपर काम होना चाहिए था और बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अब तक काम क्यों नहीं हो सका। वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट के ऊपर हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो इंसाइट्स आपके सामने रखें जो इससे पहले कभी डिस्कस नहीं हुई, और वजूहात बता सकें कि ये इतना बड़ा मंसूबा जिसका पूरे शहर को फ़ायदा होना है, लेकिन सुस्त रवि का शिकार क्यों है। साथ ही साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी की इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट क्या है, उस रिपोर्ट में क्या इंकशाफात हुए हैं, उसके ऊपर भी गुफ्तगू की जाएगी। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो सहाफ़ियों की जानिब से इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर जो इल्ज़ामात लगते हैं, उसके पस्से पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं, और वो कौन से अनासिर हैं और वो कौन से लोग हैं जो इस तरह के इस पाकीज़ा जो एक शोबा है उसको नुकसान पहुँचा रहे हैं, और इसके ऊपर इसके पीछे जो मिथ है वो भी क्या है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अगर हम सिंध की हद तक बात करें तो चीफ़ सेक्रेटरी सिंध और एंटी करप्शन अथॉरिटीज़ के दरमियान जो गठजोड़ है और ये कम्बिनेशन बना हुआ है, ये कम्बो क्या है, और इसके ऊपर हम पहले भी अपने प्रोग्राम्स में बात कर चुके हैं, उसके ऊपर बड़ा शानदार फीडबैक भी आया हमें। इसके ऊपर भी खुल के बात करेंगे। और साथ ही साथ सिंध के एक सीनियर ब्यूरोक्रेट के ठेकेदार भाई की गिरफ्तारी का मामला क्या है और ये मामला दरअसल क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह जनाब इमदाद सुमरो साहब, तहकीकाती सहाफ़त का एक बड़ा नाम, और इन तमाम इशूज़ के जो पस पर्दा हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखेंगे। सुमरो साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको स्टूडियो में एक बार फिर। किस तरह देखते हैं ये मामला बना कैसे, और आपको भी याद होगा जब BRT का आगाज़ हुआ, ये एक बड़ी शानदार तरीके से इसकी ओपनिंग भी हुई थी, फिर शादियाने बजाए जा रहे थे कि चलो शुक्र है इस इतने यानी इस सदी में भी आके हम ये देख रहे हैं कि कराची को BRT मिलेगा। वो कराची जिसमें यहाँ पे पहले ट्राम चलती थी और एक ट्रैफिक का एक ज़बरदस्त सिस्टम था, अब खुदा खुदा करके हमें ये सिस्टम मिला। उसके ऊपर भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इनसाइट्स आ रही हैं, तो ये मामला क्या है सुमरो साहब? देखें, एक तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी आई है जिसमें उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट की जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रही है उसको गैर तसल्ली बख्श करार दिया है। बुनियादी मसला क्या है? बुनियादी मसला नीयत का है, बुनियादी मसला नाहली का है, करप्शन का है और अकरबा परवारी का है। सही। जब आप अपने पसंद के नाहल अफसर इन प्रोग्राम्स में रखेंगे और आपका मतमय नज़र जो है वो सिर्फ ये है कि इस प्रोजेक्ट से पैसे कितने बनाने हैं और आपकी अहलियत भी नहीं है, तो फिर तो जिस तरह जितने भी अच्छे प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक के फंडेड प्रोग्राम, कितने भी अच्छे प्रोग्राम, आपको पता है 150 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है। यस, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ज़रा बड़े बिल्कुल वाज़े तौर पर कराची के शहरियों की ज़िंदगी में तब्दीली आनी थी। ये तकरीबन कोई 70 किलोमीटर मुख्तलिफ हैं, ग्रीन लाइन, येलो लाइन और रेड लाइन। जी जी। इसमें 10 लाख अफराद को डेली बेसिस पे फ़ायदा होना था, 3 लाख बराह रास्त मुसाफिर थे, और ये जो सफ़र है वो 71 मिनट से कम होकर 35-40 मिनट तक रह जाता, और उसमें ख़वातीन, नौजवान, खुसूसी अफराद, उनके लिए महफूज और जदीद ट्रांसपोर्ट की सहूलियात थी। ख़वातीन के लिए, खुसूसी अफराद के लिए कुछ अलग बंदोबस्त थे, फ़िज़ाई आलूदगी ख़त्म होती, एक्सीडेंट्स कम होते, कार्बन का जो अखराज है उसमें नुमायाँ कमी आती। इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था, स्टूडेंट्स को फ़ायदा होता है, बराह रास्त सारे यूनिवर्सिटीज़ गोइंग जो बच्चे जा रहे हैं स्कूल। बिल्कुल। तो जिस तरह इस प्रोग्राम की ओपनिंग हुई है, जिस तरह खुदाई हुई है, कराची के शहरी जो उससे फ़ायदा लेना उनको चाहिए था, मिलना चाहिए था, उनकी ज़िंदगी अजीरन हो गई है ना। आप सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी का रोड देख लें, वहाँ पर क्या हालात है।
ये कराची मोबिलिटी प्रोजेक्ट है, तकरीबन 150 अरब रुपए से थोड़े कम पेश हाँ 150 अरब रुपए पाकिस्तानी वर्ल्ड बैंक के ताउन से ये शुरू हो रहा था। इसमें एक ग्रीन लाइन है, ये 21 किलोमीटर का रास्ता है, ठीक सुरजानी टाउन से लेकर म्यूनसिपल पार्क एमेजना रोड तक है। और इसमें 22 से ज़्यादा स्टेशंस बनने थे, बस डिपो बनने थे, एलिवेटेड जदीद टिकटिंग सिस्टम बनना था। और ये भी अभी तक सेमी ऑपरेटिव है, अभी तक मुकम्मल अच्छा, ऑपरेटिव तो इसमें नहीं जो हुआ। मुतलका अथॉरिटीज़ हैं आपकी, उनसे कोई बात हुई, जान सके जो नंबर्स की जब हम बात करते हैं, इल्ज़ामात तो सवालात उठ रहे हैं, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। जब हम सिंध हुकूमत की ऑफिशियल से बात करने की कोशिश करते हैं तो वो ये कहते हैं कि चूँकि वफाक कुछ एरियाज पे वफाक ने काम करना था, तो ये ब्लेम क्यों हो रहा है असल में? ये जो अंडर किसके आ रहा है और प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है, या कोई इसके अंडर इसके तो पीछे भी कोई सिस्टम काम कर रहा है? सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी के अंडर में आ रहा है, मुकम्मल ठीक तौर पे सिंध हुकूमत का प्रोजेक्ट है। ठीक है। कोई इसमें वफाक की नहीं है। जहाँ पर वफाक की नाहिली होगी, वफाक सिंध के साथ कराची के साथ गलत चलेगा तो उस पर हम खुल आवाज़ के उठाएंगे, तनकीद बिल्कुल। करेंगे। उसूल वैसे होता रहा है, मोटरवे पोर्ट से बनना चाहिए था, पोर्ट सिटी से। वो बिल्कुल अलग डिबेट है और उसके ऊपर भी हम प्रोग्राम जी हाँ। करेंगे, जो जिस तरफ आपने लेकिन ये जो जी बात है मुकम्मल तौर पर नाहली, करप्शन, अकरबा परवरी सिंध हुकूमत की है। दूसरा इसका एक प्रोजेक्ट था, वो भी 21 किलोमीटर का, ये 21 किलोमीटर का था, ये उसकी लंबाई 21 किलोमीटर थी। ये येलो लाइन थी, ठीक है। कोरंगी, शारा फैसल और शारा कायदीन के शारा कायदीन तक ये रोड जाता था। इसमें भी कोई 24 स्टेशंस बनने थे, 2 बस डिपो बनने थे और पुल की तामीरें होनी थी। शारा फैसल और शारा कायदीन के जो रास्ता है उसमें बेहतरी आनी थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं हुआ। तीसरा जो इनका है ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट है, ये मॉडल कॉलोनी से लेकर ठीक नुमाइश तक ये प्रोजेक्ट था। इसमें भी इसी तरह के स्टेशंस बनने थे, काफ़ी चीज़ें बननी थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं हो सका। मजमूई तौर पर जो मंसूबे की जो लागत है, वो पहले जो इसके लिए कर्जा मंजूर किया गया था 382 मिलियन अमेरिकी डॉलर थे, जो मंसूबा टाइम पे पूरा नहीं हुआ। दिसंबर 2025 को पूरा होना था, ठीक। अब इनको 2028 तक लेकर गए, 3 साल, उसमें कास्ट बढ़ गई है, तो इजाफी कर्जा 154 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिले हैं। सही। फंड्स मौजूद हैं, काम नहीं हो रहा। टोटल पाकिस्तानी रुपीस में, अमेरिकी डॉलर्स में 536 मिलियन अमेरिकी डॉलर है और पाकिस्तानी रुपीस में 150 अरब रुपए हैं। तो इतने पैसे मौजूद होने के बावजूद ये काम सही तौर पे नहीं हो रहा। कराची के शहरी 2026, 27, 28 तक ये जो जदीद सफरी सहूलियात है इससे महरूम रहेंगे। सही। जहाँ जहाँ भी ये रोड है, खुदाई है, वो करप्शन का नाहली अच्छा, ना का। सिर्फ महरूम रहेंगे बल्कि उसकी वजह से, अगर पहले ये था ना कि ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, अब ट्रांसपोर्ट जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट अपनी ज़ाती तौर पे है भी, तो इतनी खुदाई हुई है, रोड डिस्टर्ब हैं, उसकी वजह से मसला ये हो रहा है कि ट्रैफिक जैम भी हो रहा है और नुकसान भी हो रहा है। पेट्रोल भी आपका ज़्यादा लग रहा है और टाइम जो आप 20 मिनट में जा रहे थे आप 40 मिनट में जा रहे हैं, ट्रैवलिंग टाइम जो है वो बढ़ गया है। इस पर मज़ीद बात करते हैं। हमें मोहम्मद अली अबड़ू साहब ने भी ज्वाइन किया है, सीनियर बिल्कुल, सहाफ़ी हैं। अब्दुल खान ने इसको रिपोर्ट भी किया था हाँ, और तो उसका हम चाहेंगे ना कि है उन्होंने। जी जी, उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी है और बहुत सारे दुख दर्द भी हैं उनके पास, तो हम उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं की ज़बानी बिल्कुल। उनकी कहानी। अबड़ू साहब, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। किस तरह देखते हैं BRT मनसूबा इल्ज़ामात की जद में है, सवालात संगीन नोयत के हैं, आपने इसको रिपोर्ट भी किया, जिस तरह अभी जनाब सुमरो साहब भी फरमा रहे थे, ये मामला है क्या? और आप कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें पस पर्दा इसकी कि क्यों इतना डिले हो रहा है, और जो अब इस पे वर्ल्ड बैंक भी रिपोर्ट कर रहा है, ये कहाँ कहाँ इसमें करप्शन हो रही है, सुसरवी है, क्या इसका पस मंज़र है? अबड़ो साहब। जनाब, सबसे पहले तो मैं आपका और सूर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, और चैनल 5 ने ये बहुत बड़ा अहम इशू उठाया है, जो कि कराची का बहुत बड़ा एक मेगा प्रोजेक्ट है, जो कि वर्ल्ड बैंक के तवस्सुस से, वर्ल्ड बैंक के तावन से, कर्जे से ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था 2019 में, जो कि 2024 में पहले कंप्लीट होना था, फिर उन्होंने 1 साल जो है उसका मुद्दा बढ़ा दिया। जैसा कि ये मैं बात कर रहा हूँ BRT येलो लाइन का।
येलो लाइन बीआरटी जो है उसमें तकरीबन जो है 21 किलोमीटर जो है ये तवील एक जो है मुख्तलिफ स्टेशन में बननी थी, और ये वर्ल्ड बैंक के तावन से जो है इनको 2025 तक कंप्लीट करना था। लेकिन 2023 में ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुए, जो ठेके दिए गए, ये मुख्तलिफ अपने मनपसंद कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए गए। मैं सबसे पहले आपको बताना चलूं कि ये तकरीबन 250 अरब का टोटल जो पहले स्टार्ट किया गया था, ये 250 अरब का मंसूबा है। 150 से शुरू हुआ, जिसको बढ़ाते हुए उन्होंने 250 पे पहुंचाया। 2023 में एक कमाल हकीम दायो के नाम से 19 ग्रेड के अफसर थे, जो कि HPCS के अफसर है गवर्नमेंट के, वो 2023 में MD मुकर्रर हुए सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी के। फिर उसको वक्तन बवक्तन कभी MD कभी उनको जो है BRT येलो लाइन का PD मुकर्रर किया गया। तो ये मंसूबा जो है 3 साल से 4 साल से बढ़कर तकरीबन ये 7 साल पर जाकर पहुंचा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक PD थे जमीर अहमद अब्बासी साहब, जिसकी गिरफ्तारी भी हुई थी, जिसकी गिरफ्तारी जो है एंटी करप्शन सिंध ने की थी। उसमें ये जो गिरफ्तारी हुई, जो उसके ऊपर FIR हुई, वो हुई CMIT चीफ मिनिस्टर सिंध जो है उसपे टीम है, उन्होंने एक इंक्वायरी की। उस इंक्वायरी पे के बयान पे जो है उन्होंने 8 से 8.5 अरब रुपए जो है एडवांस ठेकेदारों जारी किए। और मैं आपको बताना चलूं कि ये तकरीबन जो है सिर्फ 8 अरब का मामला नहीं है। जी। दूसरे इसमें 7 अफसर मुलविस, जिनको CMIT ने बुलाया, जिसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट भी है, कमाल हकीम दायो साहब भी हैं, तला शाह भी है, और कई अफसरान हैं और ठेकेदार भी है। उन्होंने उनको बुलाया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जमीर अब्बासी को कुर्बानी का बकरा बनाया गया, दूसरे अफसरान को बचाया गया। आप अंदाजा लगाएं कि 2023 से लेकर 2024 के नवंबर तक जो PD रहे, तकरीबन MD और PD दोनों वक्तन में वो थे कमाल हकीम दायो साहब। टोटली ये जो जाम सादक पुल और जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, उन्होंने अवार्ड की, और ऐसी कंपनी को जानबूझकर ये ठेके दिए गए ताकि ये कंप्लीट ना हो। आप जानते हैं कि नाजरीन को भी पता है कि सिंध के अंदर जो है 18 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो भी खास करके वर्ल्ड बैंक से जो बैरूनी तावन से जो प्रोजेक्ट सिंध के अंदर चल रहे हैं, उसमें जो काम होते हैं वो बराए नाम होते हैं, और उन कामों को जो है सिर्फ और सिर्फ मैं तो ये कहूँगा कि जेब खर्च के तौर पे मुख्तलिफ अफसरान और जो है वो सियासतदान और गुजरा है और बासर जो शख्सियात है सिंध गवर्नमेंट की, वो इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मंसूबा 30 अरब का है, तो उसको अगर सिंध गवर्नमेंट के जो MDs, जो PDs होते हैं, जो सेक्रेटरीज होते हैं, या अफसरान या सियासतदान होते हैं, उस मंसूबे को अगर 150 अरब तक नहीं पहुंचाए तो समझे कि वो मंसूबा हुआ ही नहीं। तो ये आप अपलो साहब, आप ये फरमा रहे हैं कि ज़ाहिर जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये मिली भगत से ही सब कुछ होता है, मनपसंद कंपनीज को ये कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, फिर ज़ाहिर है उसमें सबके हिस्से होते हैं, और अगर नहीं होंगे तो ज़ाहिर है उनका मामला चलेगा नहीं। सुब्रो साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी अपना इनपुट देना चाह रहे हैं। सुब्रो साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं कि किस तरह। अबड़ो साहब की बातों को सेकंड करता हूँ। अबड़ो साहब, आपने इस पर बड़ा ज़बरदस्त काम भी किया है, तो उसकी पायदाश में आपको क्या भुगतना पड़ा है, ये भी हमारे नाज़रीन को बताएं कि क्या कार्रवाई आपके खिलाफ हुई है। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चलूं कि हमने जो है तकरीबन ये जून के मंथ में कमाल हकीम दायो साहब है, जो कि BRT के मुख्तलिफ वक्तों पे मैंने जैसे बताया कि MD और PD रहे। हमने जब BRT के इस मामले को उठाया और मुख्तलिफ वक्तन नोट किया, तो हमें मुख्तलिफ सोर्सेज से और लोगों से धमकियां दिलवाई गई और कहा गया कि आप इस मामले को रिपोर्ट नहीं करें, इसको बंद करें, क्योंकि कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा, आप क्यों कर रहे हैं। हमने उनको कहा कि हम जर्नलिस्ट हैं, हमारा ये फर्ज है कि हम जो है अपना फर्ज पूरा करते हुए लोगों के सामने ये चीजें लाए कि आप क्या कर रहे हैं, और उसके अंदर 18 साल ने किरदार अदा किया है। उसके बाद हुआ यूं कि कमाल हकीम दायो साहब जो है उसके खिलाफ जो है एक दरख्वास्त 25 मई 2026 को चेयरमैन एंटी करप्शन को दी गई, और उसमें शाजिया सिद्दीक नामी एक खातून ने उन पर इल्जाम आयद किए कि उनके पास जो है तकरीबन 83 प्रॉपर्टीज और दीगर जो है कई अमलाक है जो कि उनके नाम पे नहीं है, उन्होंने करप्शन से बनाई है, उन्होंने ये इल्जाम लगाया। उसके
उसके बाद जो है हमने कोशिश की कमाल हकीम डायो साहब से जो है मौकूफ लिया और शारजा का की जो दरख्वास्त थी हमें वो मौसूल हुई एंटी करप्शन के जराये से, हमने वो खबर चलाई। खबर चलाने के बाद उन्होंने फौरन हमें 10 करोड़ का जो है हर्जाने का नोटिस दिया डिफेमेशन का, जिसका हमने अपने वकील के थ्रू उनको जवाब दे दिया। 1 महीने के बाद फिर दोबारा उन्होंने NCCI की तरफ से कल जो है हमें एक नोटिस भेजा, क्योंकि हम वक्तन इसको रिपोर्ट कर रहे थे, हमें वो मत कर रहे थे आप रिपोर्ट नहीं करें। हमने कहा ये हमारा सभापति फर्ज है, हम इसको रिपोर्ट करेंगे क्योंकि हमारा ये फर्ज है, फर्ज में कोताही नहीं कर सकते। तो इसमें अब्दुल साहब जो आपने जरा एक सहाफ़ी की ये जरा बुनियादी जिम्मेदारी होती है कि कहीं पे भी कुछ गलत होता हुआ उसको नजर आए तो वो उसको रिपोर्ट करता है, और यही सहाफ़ियाना जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो इसमें आपने अपने तमाम जो इथिक्स हैं, जर्नलिस्टिक इथिक्स, वो आपने फॉलो किए थ्रू आउट, उनके अंदर रहते हुए रिपोर्ट किया सब कुछ? सर मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जैसे ही हमें दरख्वास्त मुस्तूद हुई तो एक सहाफ़ी का एक फर्ज होता है कि अदालत में कोई मामला हो या कहीं किसी अफसर के खिलाफ कोई दरख्वास्त आती है या इंक्वायरी शुरू होती है तो हम रिपोर्ट करते हैं, अपने लोगों को, नाजरीन को बताते हैं। हमने वो फर्ज पूरा करते हुए कमाल हकीम डायो साहब का इसमें मौकूफ शामिल किया। ठीक है, जो उन्होंने मौकूफ दिया मन वो हमने शामिल किया और वो पब्लिश भी की, नशर भी की हमने। उसके बावजूद हमें जो है NCCI से एक नोटिस दिलवाया गया। खैर हम उसको खैर मकदम कहते हैं, हम कानून को फॉलो करने वाले लोग हैं, हम सभापति फर्ज जानते हैं कि किस तरह हमें जो है सभापति फर्ज निभाना है, हम उसको फेस करेंगे कानून मामला को। लेकिन सिंध गवर्नमेंट की आप ये देखें कि एक तरफ शरजीत मेमन साहब कहते हैं कि जमहूरियत के हम दावेदार हैं, सहाफत के अदमबरदार हैं, पाकिस्तान पार्टी सपोर्ट करती है। दूसरी तरफ उनके बिठाए गए अफसरान जो है आईना दिखाने पे गुस्से में आ जाते हैं और मुकदमात की धमकी और नाराजगी हो जाती है। अब्दुल साहब आप लाइन पर रहिएगा, जरा सुमरो साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी रखते हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर की जिस तरह खुद अब्दुल साहब भी बता रहे थे, फिर आप भी ज़रा आपकी भी तहकीकात हैं, अकेला बता तो कुछ नहीं कर रहा होता ना, पीछे पूरी गठजोड़ होता है, टीम होती है, बल्कि आसान अल्फाज में ये कहा जाए कि पूरा सिस्टम होता है। कमाल हकीम डायो साहब के एक भाई DIG भी हैं पुलिस में और ये XPCS के ऑफिसर हैं। अच्छा, जो सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी एक्ट 2016 है उसके तहत 15 साल इनका पेशा वराना तजुर्बा होना चाहिए था मास ट्रांजिट के प्रोजेक्ट्स का, ठीक, उनके मंसूबों का। उसके बाद ही कोई ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी, ठीक है, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया और उनको रखा गया। ठीक है, रखा गया, लेकिन अगर कोई सहाफ़ी अपनी पेशा वराना जो उसका फ़र्ज़ है उसको पूरा करता है और एक चीज़ रिपोर्ट करता है, आपसे मौक़िफ़ लेता है, आप डराने के लिए पहले उसको लीगल नोटिस भेजते हैं, फिर NCCI में जाते हैं। हम सहाफ़ी इन हथकंडों का पहले भी मुकाबला करते रहे हैं। मोहम्मद अली गफरों साहब बहादुर सहाफ़ी हैं, बेबाक हैं, मुकाबला करेंगे, आइंदा भी करेंगे, बिल्कुल कानूनी तौर पे उसको मुंह देंगे। लेकिन ये बेसिकली एक नाअहली, करप्शन, चोरी और उसके ऊपर सीना जोरी वाला मामला है कि सहाफ़ियों का भी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये आवाज़ दबाने की कोशिश, लेकिन सहाफ़ी बरादरी और तमाम जो जितने भी लोग हैं वो अब्दुल साहब के साथ हैं और ये हक सच की बात आगे चलती रहेगी। अब्दुल साहब जाते जाते क्या कहेंगे कि ज़रा आवाज़ तो जहाँ गलत होगा तो वो आवाज़ उठाई जाएगी, कोई करप्शन होगी तो रिपोर्ट होगी, ये काम तो ज़रा एक सहाफ़ी का बुनियादी काम ही है, तो वो तो होता रहेगा। इस सब के होते हुए भी आपको लगता है कि इसके ऊपर अब ज़रा लोग, कराची के अवाम तो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि BRT बनेगी, कोई फ़ायदा होगा, कुछ बेहतरी नज़र आ रही है, चूँकि अब वर्ल्ड बैंक भी इसके ऊपर रिपोर्ट कर रहा है? सर मैं आपको आपके तवज्जुह से नाज़रीन को बताऊँ, जब तक ये मौजूदा अफसरान बैठते हैं वो ये BRT आज भी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट मौजूद है और दीगर इदारों की वक्त पे कंप्लीट नहीं हो पाए। वो इसलिए कि ये जो अफसरान अपॉइंट किए गए, एक न कई ऐसे अफसरान है जिनकी डिग्रीज भी उसके अहलियत के मुताबिक जो नहीं है, जो ट्रांजिट अथॉरिटी है जो है जो उसमें शर्त डाली गई थी उसके तहत उनकी अपॉइंटमेंट भी नहीं हुई है। आप अंदाजा लगाए कि एक डॉक्टर को आप इंजीनियरिंग का काम लेंगे, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर से आप डॉक्टर का काम लेंगे तो किस तरह करेगा सर? आपको दूसरी चीज मैं ऐड करूं और नाज़रीन को बताऊं कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ KEC को, सेक्रेटरी का एक भाई है जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है, उन्होंने
इसका जो है रेहान जामिन नाम है, कंसल्टी है, का वो जनरल मैनेजर है। उन्होंने मुआहदा किया एक केसी से, के इलेक्ट को उन्होंने 12 अरब रुपए जारी करने थे, ठीक। जिसमें से कुछ दिन पहले 2.5 अरब रुपए उन्होंने जब जारी किए, जब चेक जारी हुआ तो एडी सिंध ने एतराज किया कि के इलेक्ट को आप 2.5 अरब किस चीज पे दे रहे हैं। आप समझे कि ये यहाँ सिंध में सिस्टम का नाम मुतारफ करवाया गया है। ये बहुत जो है ताकतवर एक सिस्टम है। जब तक इदारे एक्टिव नहीं होंगे, नहीं लेंगी और हुकूमतें संजीदगी से काम नहीं लेंगी, तो मेरे ख्याल में लोगों की तकदीर तब्दील नहीं हो सकती और लोग ज़रा तकलीफ जो है वो बढ़ती जाएंगी और ये मिस्टर सिस्टम को हिलाना बहुत ज़रूरी है। अबड़ो साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया और आपकी तहकीकाती रिपोर्टिंग से हमारे नाजरीन भी और हम भी इस्तेफादा हासिल कर सके। सुमरो साहब, वक्त हुआ ब्रेक रहा, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम मज़ीद इस पे बात करेंगे कि सिंध के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है, और फिर सब सिर्फ ब्यूरोक्रेसी नहीं, जो हमारा एंटी करप्शन अथॉरिटीज़ है उनका किरदार क्या है, कैसे इस सूबे से ख़ास तौर पे करप्शन का ख़ात्मा हो सकेगा, इस पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी सिंध के अंदर करप्शन के हवाले से और ख़ास तौर पे चीफ सेक्रेटरी सिंध और एंटी करप्शन अथॉरिटीज़ के दरमियान जो एक गठजोड़ है, इसका के पस्से पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं और कौन से वो अवामिल हैं जो सब ये मिलकर एक कम्बो बना हुआ है और उसके अंदर रहते हुए करप्शन हो रही है। सुबह तरक्की नहीं कर रहा लेकिन अफसरान तरक्की कर रहे हैं, उनकी जो असासे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और अवाम जो है वो अभी तक अपने इन हुक्मरानों की तरफ देख रहे हैं कि कब ये सूबा तरक्की करेगा, कब ये कंट्रीब्यूट करेगा। सुमरो साहब, ये क्या मामला है? ख़ास तौर पे जब हम सिंध की बात करते हैं, चीफ सेक्रेटरी सिंध की बात करते हैं, एंटी करप्शन अथॉरिटीज़ जिनका काम है करप्शन को रोकना, अगर हम आसान इंग्लिश का यही उर्दू तर्जमा बनेगा ना, तो ये हो क्या रहा है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का एक तारीखी एक कौल है, फरमान है कि कानून मकड़ी का वो जाला है जिसको जो ताकतवर भैंसा है अपनी सींग से तोड़ के निकल जाता है और कमज़ोर मच्छर उसमें फंस जाता है। ये कोई चंद दिन पहले जूम पे मीटिंग हुई। अच्छा। इसको हम मुबैना तौर पे ही कहेंगे क्योंकि हमें सोर्स रिपोर्ट है, ठीक है, इसके कोई पेपर्स या इस तरह का कुछ नहीं है। सही। चीफ सेक्रेटरी सिंध और तमाम सोर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि सोर्स ऐसा है। रिपोर्ट जी। सिंध के जितने भी डिप्टी कमिश्नर साहिबान थे, कमिश्नर साहिबान थे, इनकी एक जूम पे मीटिंग जो फॉर्मल मीटिंग होती रहती है महीने में, हफ्ते में एक आध दफ़ा, उसमें चंद डिप्टी कमिश्नर साहिबान ने शिकायत की कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट हमें तंग करता है। अच्छा। तंग क्या करता है कि वो पूछताछ करता है। सिंध के अगर तमाम डिपार्टमेंट्स देखे जाएं तो इन जो रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है, सही, पटवार खाना, उसके बाद मुख्तियार का असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस, तमाम जराइम और तमाम परेशानियों की एक जड़ है। आपकी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रातों रात आपकी प्रॉपर्टी तब्दील हो जाएगी, मेरी प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे हो जाएगी, आपकी ज़ाती प्रॉपर्टी है, आपने उनके जेब गर्म नहीं की तो वो आपकी प्रॉपर्टी किसी रोड में चली जाएगी, मतलब उसके ऊपर कोई क्रॉस लगा देंगे, आप अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी बेचने जाएंगे, खरीदने जाएंगे तो उस पर वो मुँह मांगे पैसे लेंगे। और ये सारी बिद्दतें, सारी जो जुराइम हैं वो सिंध में सबसे ज़्यादा हैं। ठीक। तो डीसी साहिबान ने शिकायत की। अच्छा, डीसी साहिबान कौन है? सबसे पहले तो ये है कि अब वडेरों को जो भतीजे भांजे पैसे देकर पब्लिक सर्विस कमीशन जो मुतनाज़ा है, असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, 3 साल के अंदर अंदर 17 से 18 ग्रेड में पहुँचते हैं और वो ज़िले के डिप्टी कमिश्नर बन जाते हैं, जिनमें अहलियत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है, लूट मची हुई है कि किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा असासे बनाने हैं, इधर असासे बनाने हैं और मुल्क से बाहर असासे बनाने हैं। तो ये रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है। तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने डिप्टी कमिश्नर साहिबान की, वो वैसे भी बड़े कमज़ोर दिल के आदमी हैं। अच्छा। तो अपने जो DMG, XPCS, PCS और रेवेन्यू के लिए वो बड़े कमज़ोर हैं और उनके लिए उनकी जान जाती है।
खुद तो डीएमजी के नहीं है, लेकिन वो डीएमजी का कहलाना, डीएमजी के लिए प्यार मोहब्बत उनके दिल में है। ठीक। वो आपको आपके नाजरीन के लिए बता दें कि वो ओएमजी के ऑफिसर थे, ऑफिस मैनेजमेंट, ठीक। जिनको फेडरल सेक्रेटरीट सर्विस भी कहा जाता है। लेकिन जब ये हुए थे तो इनको शौक हुआ कि डीएमजी बड़ा ज़बरदस्त एक ग्रुप है उसमें जाएँ। तो उस वक्त के जो वज़ीर आला थे सिंध के, सैयद अब्दुल्ला शाह, मौजूदा वज़ीर आला के वालिद साहब जी। उन्होंने, ये उनके दामाद हैं, उन्होंने अपने दामाद को सिफारिश करके उस वक्त की वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से सिफारिश करा के इस अफसर को ओएमजी से डीएमजी में लेकर आए। जनाब। तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने उसी वक्त तमाम जूनियर 18 ग्रेड जिनकी अक्सरियत है बाईपास किया सबको, उन सब के रूबरू 21 ग्रेड के एक सीनियर ऑफिसर डीएमजी के, उनसे एक ग्रेड नीचे सैयद जुल्फ़िकार अली शाह, चेयरमैन सिंध एंटी करप्शन, उनको लाइन पे लिया और उनको सख्ती से हॉर्श लैंग्वेज में कहा कि चपड़ासी किलरक से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक बीच में जितने भी ऑफिसर्स ऑफिशियल्स हैं उनको, उनके खिलाफ एंटी करप्शन डिपार्टमेंट कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अच्छा, ये मैसेज दिया गया है। तो इस ये ऊपर से डायरेक्शन आ गई तो एंटी करप्शन बेचारा क्या करे फिर इसमें? जाहिर है वो पहले से ही सियासी लोगों के और सियासतदानों के, बड़े अफसरान के पहले से ही एक डिपार्टमेंट अंडर प्रेशर है। अच्छा, मज़े की बात ये बताऊं कि ये जो चेयरमैन एंटी करप्शन है वो भी रेवेन्यू साइड के हैं, जो डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन है वो भी रेवेन्यू साइड के हैं। बड़ी तादाद में जो अफसरान हैं अहम और कलीदी जगह पर जो बैठे हुए हैं वो भी रेवेन्यू साइड के हैं। तो वो वैसे ही सॉफ्ट हैं। ऊपर से चीफ सेक्रेटरी साहब का ये नादरशाही हुक्म। इस मामले का दूसरा पहलू ये है कि 4 सिंध एंटी करप्शन के सीनियर अफसरान असद कोराई, हाफिज रफ़ीक फुलपोटो, असद कोराई साहब डायरेक्टर है, हाफिज रफ़ीक फुलपोटो डिप्टी डायरेक्टर हैं, उबैद करोड़ो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और रफ़ीक मेमन ये डायरेक्टर है। इन चारों को इसी गुनाह की पादाश में कि इन्होंने रेवेन्यू के अफसरान के ख़िलाफ़ या तो नोटिस जारी किया या उनसे स्टेटमेंट लेने के लिए उनको अपने पास बुलाया या उनको उनके ऊपर एफआईआर काटी, चारों को अपने ओहदों से हटाया गया है। सही। क्या आपने सजा के तौर पे ये इन लोगों से पूछताछ क्यों की या इनको नोटिस क्यों भेजे? आपकी जुर्रत कैसे हुई कि ये जो इतने शाही खानदान है उसमें। अच्छा, इस मामले का एक दूसरा पहलू भी है। ठीक, जो वो पहलू क्या है? रफ़ीक मेमन साहब डायरेक्टर एंटी करप्शन गिरफ्तार, उनको जो सबसे ज़्यादा सज़ा मिली, अब खुडे लाइन रिटायरमेंट के करीब है, खुडे लाइन भी आपके जरदारी साहब की टर्मिनोलॉजी है। खुडे लाइन लगा दिया है। रफ़ीक अच्छा। मेमन को इस गुनाह में कि वहाँ पर मीरपुर खास के अंदर एक बड़ा माफिया था, उसमें एक उनका जो मेन सरगना था राशिद मेयो इख्तियारकार, उसके ऊपर उन्होंने तमाम कवानीन को नज़र में रखते हुए एंटी करप्शन की एफआईआर काटी, गिरफ्तार किया। ताहाल वो जेल में हैं, जेल में रहकर मुख्तलिफ ड्रामे करते रहते हैं। एक ड्रामा उनका सोशल मीडिया पे बड़ा पॉपुलर हुआ था कि उनका हाथ टूट गया है और जो सुप्रिटेंडेंट हैं गालिबन अशफाक कलवट साहब उनका नाम है, अच्छा। उन्होंने बरह रास्त उन पर तशद्दुद किया, जो बाद में मेडिकल रिपोर्ट पे उनका इल्ज़ाम झूठा साबित हुआ। ठीक। तो ये जो राशिद मेयो साहब हैं, इनके ऊपर दूसरा केस दर्ज करने के वजह से रफ़ीक मेमन को हटाया गया। फिर एक महर साहब कमिश्नर आए, वो भी कानून के मुताबिक चलने वाले थे, उनको 1 महीने से ज़्यादा चलने नहीं दिया गया। एक शमीर भुट्टो साहब है, पहले तो उनकी शहरत बड़ी अच्छी थी लेकिन अब वो बिल्कुल सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं। रंग चढ़ गया उनके पे भी, सिस्टम का रंग चढ़ गया है। उनको मीरपुर खास में खास तौर पे लेके लाया गया है रेवेन्यू के अफसरान को प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा। दूसरे नंबर पर एक अपना एक एंटी करप्शन के जो डायरेक्टर हैं वो भी चीफ सेक्रेटरी साहब के मंजूर नज़र हैं। अच्छा। सूफी चाचड़ साहब, उनको लेकर आया गया है कि ताकि रेवेन्यू के खिलाफ वहाँ पर कार्रवाइयाँ हो रही थी तो उस कार्रवाइयों को सुप्रेस किया जाए। ठीक है। अच्छा, जब अब हाल ही की बात है 6 जुलाई को एंटी करप्शन ने अपने तमाम लवाजमात पूरे करके सही इसी राशिद मेयो के खिलाफ और रेवेन्यू के दूसरे अफसरान के खिलाफ, मुलाजमीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए जो एंटी करप्शन कमेटी 2 की जो सरबराही है वो वहाँ के कानून के हिसाब से कमिश्नर भुट्टो साहब के पास हैं, उनको जब भेजा शमीर भुट्टो साहब के पास तो उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया, सरकारी ड्यूटी बजा आवरी से इनकार कर दिया कि भाई मैं कोई एफआईआर अपने रेवेन्यू वालों पे नहीं कर सकता। बिल्कुल इनकारी हो गए, बिल्कुल इनकारी हुए, कोई फॉर्मेलिटी भी पूरी नहीं कर रहे, फॉर्मेलिटीज जो सरकारी काम है वो नहीं कर रहे। ठीक। तो ये असर है चीफ सेक्रेटरी साहब के उस मुबैना हुक्म का जिसमें उन्होंने कहा
कि रेवेन्यू के जितने भी मुलाजमीन हैं वो सारे कानून से पालन करें। सुमरो साहब ये जो एक आपने आखिरी चीज़ मैं आपको ऐड करूं कि राशिद मयो पे जिसने कंप्लेंट दाखिल की है, जिस जी, जी। केस में वो अंदर है, उसमें राशिद मयो के भाइयों ने, उसके वालिद ने उनको इतनी धमकियां दी कि उसको पहले ब्रेन हेमरेज हुआ और वो कंप्लेनेंट फौत हो गया है। तो ये इतना बड़ा माफिया है जिनको नीचे से लेकर ऊपर तक, चीफ सेक्रेटरी से लेकर इन तक सबको सबकी पुष्टपनाही हासिल है। एक असिस्टेंट कमिश्नर को एंटी करप्शन के केस में मीरपुर खास में एक अच्छे पुलिस ऑफिसर ने गिरफ्तार करने की जरूरत की, तो उसको भी हटाकर उसी लाकअप में जिसमें उसको असिस्टेंट कमिश्नर को होना चाहिए था, उस पुलिस ऑफिसर को उस लाकअप में रखा गया और उसको अभी तक इबरत का निशाना इबरत बनाया कि अगर निशाना- कोई इस तरह करेगा तो फिर हम ये करेंगे। बिल्कुल। सुमरो साहब आपने बड़ा पस मंज़र इसका बताया, नाजरीन जो देख रहे हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद कोई ऊपर तो होगा ना जो पूछगछ कर सकता है। भाई सूबे का कप्तान भी तो है, मतलब चीफ सेक्रेटरी के ऊपर है ना, या सूबे के कप्तान से बड़ा हो गया चीफ सेक्रेटरी। और अब ये क्या वजह है कि अगर किसी ने आंखें भी बंद की हुई हैं तो क्यों की हुई हैं, ये भी तो आपके पास होगी ना सिर्फ मैं इन्फॉर्मेशन। इसमें ऐड करूं, जी, जी। चीफ सेक्रेटरी साहब, चेयरमैन एंटी करप्शन, डायरेक्ट डीजी एंटी करप्शन और कमिश्नर शमीर भुट्टो, सही। इन सबको हमने अप्रोच किया कि वो हमें इस मामले पे रहनुमाई करें ठीक है, कि ये बात बताएं कि सही है, हाँ है क्या गलत इसमें? है, इस तरह के कोई अहकामात हैं नहीं है। लेकिन इस वक्त तक हमें चारों में से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, और हमारा फोरम हाजिर है, अगर वो और जवाब प्रोग्राम कोई देखने जवाब के देना बाद चाहे अगर तो हमारा फोरम बिल्कुल हाजिर है, हम ड्यूटी बाउंड हैं कि उनका भी हम मौक़िफ़ चलाएं, लेकिन इस वक्त तक उनका कोई जवाब ऑफिशियली नहीं आया। ज़ाहिर है कोई जब आपने पूछा कि ऊपर भी कोई होगा, हाँ। तो बात यह है कि इसी हिरार्की है ना। कराची में जी जी 2 लाख एकड़ ज़मीन माफिया इन्हीं रेवेन्यू के अफसरान और मुलाजमीन की मेहरबानी से, इनकी एक्टिव ताउन की वजह से वो माफिया के पास है सरकारी ज़मीन। ठीक। और ये सिर्फ कराची तक महदूद नहीं है, कराची से लेकर कश्मीर, कराची से लेकर मीरपुर खास, हैदराबाद, हर जगह पर ये माफिया है। और जो कब्ज़ाखोर माफिया है वो 99% हुक्मरान पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले, जिसको उर्फ़ आम में आजकल सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, तो जब ये सूरत हाल होगी, हुक्मरान खुद मुलविस होंगे, तो इन बातों का, इन गलत कार्यों का कौन नोटिस लेगा? चीफ सेक्रेटरी के गलत अहकामात का कौन नोटिस लेगा? तो सीएम, क्या वो चीफ सेक्रेटरी सीएम से बड़े हैं? मतलब मैं बीइंग अ स्टूडेंट पूछना उसूली चाह तौर रहा पे हूँ। चीफ एग्जीक्यूटिव सीएम साहब हैं, हाँ, तो लेकिन सीएम साहब के जो पावर्स हैं उस पर वो नाराज़ भी होते हैं। मैं अक्सर कहता रहता हूँ मेरे गाँव के या मैं उनके गाँव का, तो वो 15 से 20% उनको अख्तियारात हैं, बाकी अख्तियारात कहीं और हैं। सुपर सीएम एजी मजीद साहब और सुपर सीएम मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा, आसिफ जरदारी साहब खुद सीएम के पावर्स इंजॉय करते हैं, बिलावल साहब खुद सीएम के पावर, उनकी एक और बहन है जो वजीर सेहत है। अब आप कह रहे हैं कि शाह साहब हमारी तरह मजलूम ही है। शाह साहब की जितनी, मतलब उनको जितने पावर्स दिए गए हैं उतनी उन पे तनकीद बनती है, जो तनकीद है तो वो फिर करनी नहीं चाहिए, फिर तो बनती नहीं है। बनती नहीं है, फिर मतलब बनती नहीं है। जितनी उनके ऊपर जो जितने उनके पावर्स हैं वो परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, और जहाँ जहाँ भी कोताही होती है तो वो उनके मतलब फिर हम यही समझे ना कि शाह साहब तो हमारे बस पोस्टर बॉय ही रह गए, बेबस बेबस। बेबस है। अच्छा, क्योंकि जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं वो सीएम साहब की मर्जी से नहीं आए, उनके बहनों ही हैं, लेकिन उनको कोई दूसरा ग्रुप लेकर आया। ठीक, वो मोहतरमा समझ रहे हैं फरियाल हम, तालपुर ज़ाहिर है, साहिबा जी, जी। उनको लेकर आई है, इसलिए वो सीएम के अंडर में एक तरह से है ही नहीं। सही। बल्कि अंदर की बात यह है कि सीएम साहब अपने बहनोई चीफ सेक्रेटरी से कतई तौर पर खुश नहीं। तो ये तो घर की बात भी होगी, लेकिन साथ ही साथ ये बताएं कि फिर सुबह तरक्की कैसे करेगा? सर चलो ठीक है 20% ही सही, अब मुराद अली शाह साहब के वालिद साहब बड़ी एक उनकी थोड़े अरसे में उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, और लोग जब ये आए थे तो हमें याद है हमारे एक सेमिनार में हमारी बात हुई, तो पैनल डिस्कशन, तो उन्होंने कहा कि जी अच्छा है। फिर खुद वज़ीर ख़जाना रहे मुराद अली शाह साहब, तो अब भी ज़रा अब भी उनके पास पोर्टफोलियोज तो कोई 6-7 हैं उनके पास अभी भी। तो और जब उन्होंने बजट पेश किया तो उस वक्त उन्होंने फ़ख्रिया कहा कि मुसलसल ये ज़रा वो बजट कर रहे हैं, डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहे? फिर सुबह तरक्की करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो शाह साहब पढ़े लिखे और बड़ा, मतलब एक जब कायम अली शाह साहब गए तो उन सब ने खुशियाँ मनाई। ठीक है कि एक हमें कंपैरेटिवली थोड़े यंग बॉय हमें मिला है। यंग बॉय तो नहीं है, यंग मीन से कायम अली शाह साहब के मुकाबले में तो एक्टिव होंगे, वो काम करेंगे, अच्छा उनका माजी था, पढ़े लिखे हैं, एक लेगेसी है, लेकिन वो सब कुछ क्यों कंप्रोमाइज कर रहे हैं शाह साहब? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स।
8,000 अरब रुपए 2018 से लेकर आज तक डेवलपमेंट स्कीम्स, जो तरक्याती स्कीमें हैं, जो तरक्याती बजट है, 8,000 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। लेकिन आप अपने घर से निकलेंगे, पूरा सिंध घूमेंगे, कहीं पे कोई शहर, कोई कस्बा, कोई यूनियन काउंसिल, कोई गली, कोई सेक्टर आपको ऐसा नहीं है कि जो आपको एक आइडियल नजर आए। मॉडल नहीं हर बना जगह सकते। कोई मॉडल नहीं है, हर जगह पर तबाही और बर्बादी के मनाजर आपको नजर आएंगे। वो जो हम अक्सर कहते रहते हैं कि ये जो तबाही और बर्बादी है वो सिर्फ कराची तक महदूद नहीं है। अच्छा, उन्होंने इस पर बिल्कुल मेरिट से काम लिया, पूरे हाँ, सिंध को यकसा प्रोग्राम तौर के पर। ज़रा आखिरी हिस्से की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसके तरफ जाने से पहले मैं ये आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि कोई भी सूबा हो, फिर जब सूबे से बढ़कर हम यानी मुल्क की तरफ जाते हैं, फेडरल की तरफ जाते हैं, तो सूबे की ये कोशिश होती है कि उसका जो मेन शहर है ना, तो वो एक ऐसा पोस्टर हो कि कोई भी बाहर से उस शहर में एंट्री दे तो उसको पता चल जाए कि यार शहर ही अगर इनका मेन कैपिटल इतना अच्छा है तो बाकी सूबा कितना अच्छा होगा। तो ये क्यों परसेप्शन ये नहीं बना पा रहे, चाहे कराची हो या कश्मीर हो? देखें, बिल्कुल जो कराची है सिर्फ सिंध का कैपिटल नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान का मुआशी हब है। एग्जैक्टली। और पूरे पाकिस्तान की जान है, मिनी पाकिस्तान भी उसको कहते हैं। पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर लोग आते हैं, सबसे ज़्यादा तिजारती सरगर्मियाँ हैं। कराची को तो इतना खूबसूरत और इतना मॉडल बनाना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से हो न सका। और अभी हमारे पास करप्शन, नाअहली वो इस मिस्टर सिस्टम फिर और अब मौका भी है कि दुबई और मिडल ईस्ट की वजह से कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है, तो स्पोर्ट सिटी को हम बेहतर कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर नहीं कर रहे। जनाब हमारे साथ नासिर शेख साहब मौजूद हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं PFUJ वर्कर के, सीनियर सहाफ़ी हैं। शेख साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। जी शुक्रिया। शेख साहब किस तरह देखते हैं, एक तो ये बताइएगा, सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम में भी आपने सुना होगा सिंध की करप्शन के ऊपर तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा ये जो एक मीरपुर खास के एक सहाफ़ी का मामला है, ये क्या मामला है और इसकी का बैकग्राउंड क्या है, क्या स्टोरी है आपके पास? जी देखें, बदकिस्मती से जो है वो हमारे यहाँ पे सहाफत जो है वो अब प्रोफेशन बन गई है। अब सहाफत कोई मिशन नहीं रही है, और इसमें जो है वो इस तरह के जो है वो ब्लैक शिप्स दाखिल हो गई हैं जो अपने मफाद को प्रोटेक्ट कर रही होती है या अपने वसाइल की लूट मार के लिए जो है ना इस पैसे को इस्तेमाल कर रही है। ऐसा ही कुछ जो है वो मीरपुर खास में हुआ है। कुछ एक ग्रुप जो है सहाफ़ियों का, नाम नियाज सहाफ़ी हम उनको कहते हैं, उन्होंने जो है वो लोगों को से पैसे लिए एडमिशन के नाम पे, कुछ लोगों को जो है ना किसी और नाम पे पैसे लिए, उनको ब्लैकमेल किया, फिर उसमें इदारे इन्वॉल्व हुए, इदारों के लोगों से भी जो है ना उनके इख्तलाफ हुए। ये इस तरह के मामला चल रहे हैं। ये एक ओवरऑल मीरपुर खासी का इशू नहीं है, बल्कि ये अब तो पूरे सिंध में हो गया है और अब तो पूरे पाकिस्तान में हो गया है। यही वजह है कि वो सहाफत जो किसी दौर में कोई बहुत बड़ा मुकद्दस पेशा समझा जाती थी और जो है लोग सहाफ़ी का एहतराम किया करते थे, बदकिस्मती है ये हालात की सितम ज़रफ़ी ये समझ लें कि अब वो नीचे की तरफ आ रहा है बड़ी तेज़ी से, और सहाफ़ी की जो है वो गैर मियारी होते जा रहा है। हाँ, सर इसका मेयार गिर रहा है, और फिर इस तरह के जब वाक़यात रिपोर्ट होते हैं तो उसकी वजह से ये मुक़द्दस पेशा, जिस तरह आपने शुरू में भी फरमाया, तो वो उसका जो तकद्दुस है वो पामाल होता है। सुमरो साहब गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, एक बड़ा इल्ज़ाम रहता है हम तमाम सहाफ़ियों के ऊपर कि आपके पास ज़रा एक ताकत है कलम की, कैमरे की, बोलने की, लिखने की, तो उसको आप चैलेंज करते हैं, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह के फिर इश्यूज़ होते हैं उसकी के अंदर फिर तमाम लोग ही आ जाते हैं, चाहे वो 1% हों, 2% हों, लेकिन फिर रगड़ा सबको लगता है। तो ये क्या मिथ क्या है और हकीकत क्या है? बिल्कुल शेख साहब की बात को मैं सेकंड करता हूँ। सहाफ़ियों का जो इशू है वो बुनियादी तौर शेख साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, मैं ज़रा सुमरो साहब का इनपुट भी ले लें, फिर हम दोबारा आपकी तरफ आते हैं। जी 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 जी। नासिर साहब बड़े अच्छे वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, मुजाहिद आदमी हैं, और उन्होंने जो इशू उठाया है गालिबन वो फलक शेर एक सहाफ़ी हैं मीरपुर खास के। इन्होंने आज से कोई 3 माह पहले इल्ज़ाम लगाया था कि उनका बेटा और उनकी सास नवाबशाह पुलिस ठीक और हिसास इदारे उठा के ले गए। इतना संगीन इल्ज़ाम है कि सहाफ़ी का बेटा अगवा हो जाए, सही, सहाफ़ी का बेटा हब से भेजा भी हो और 3 महीने से वो गायब हो, उसकी सास जो उसकी वालदा के बराबर है वो गायब हो जाए। किसी भी सहाफ़ी के बच्चे, बेटा हो बेटी हो, हमारे बेटों की तरह है, हमारे औलाद की तरह है, वो गायब हो जाए।
हमने जब इस मामले की आज़ादाना तहकीकात की तो पता चला कि जो फलक शेर साहब हैं उनके ऊपर ख़ुद एंटी करप्शन के, चीटिंग के 2-3 मुकदमात हैं। उस मुकदमात में वो फ़रार हैं। जब पुलिस ने उसको ढूंढने की कोशिश की तो उन्होंने अपने बेटे और सास को गायब कर दिया। 3 महीने ये किस्सा चलता रहा। सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद में ये पिटीशन भी दाखिल हुई, बड़ा जजेस ने इनका नोटिस लिया। फिर वो फलक शेर साहब हैदराबाद में सहाफ़ती लीडर, सहाफ़ती जो रहनुमा है उनसे मिलने के बजाय, कराची के सहाफ़ती रहनुमाओं से मिलने के बजाय इस्लामाबाद चले गए। अच्छा। वहाँ सोशल मीडिया पे एक्टिव रहे। मतियुल्लाह जान साहब, असद तूर साहब, प्रेसिडेंट हाउस को भी उन्होंने अप्रोच किया, बहुत से सहाफ़ियों को उन्होंने अप्रोच किया, उन्होंने उसके हक़ में लिखा, लेकिन वो कराची या हैदराबाद में नहीं आए, यहाँ पर मंजर आम पे नहीं आए। कल एक ड्रामाई उसमें ये तब्दीली आई है कि उनका बेटा और उनकी सास मंजर आम पे आ गए। मीर प्रखास प्रेस क्लब में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा हमारा कोई अगवा नहीं हुआ है, हम अपनी मर्जी से भाई के पास ठहरे हुए थे, छुट्टियां थी बच्चे की। तो जब इस तरह के कोई अमाल हम करेंगे, गलत कारियाँ करेंगे, पैसे बटोरेंगे, करप्शन करेंगे, ब्लैकमेलिंग करेंगे, तो सहाफ़त का शोबा बदनाम होगा, हमारी आवाज़ कमज़ोर होगी। कोई अगर किसी के साथ जायज़ तरीके से इस तरह का कोई मामला होता है और वो जब अपनी जायज़ आवाज़ उठाएगा तो उसके साथ तो तमाम लोग खड़े होंगे। लेकिन अगर कोई आप ड्रामा करेंगे, किसी इदारे को बदनाम करेंगे या कोई बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो ज़ाहिर है उसके ऊपर तो हमें खुद भी प्रोफेशन डिस्क्रेडिट होगा, हम सारे सहाफ़ी डिस्क्रेडिट हाँ, और हमें डिसऑन भी करना चाहिए इस तरह के अनासर को। शेख साहब, आप किस तरह देखते हैं, चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, कि हौसला शिकनी करनी होगी इस तरह के जो अनासर हैं जो मिस यूज़ कर रहे हैं अपने इस डिपार्टमेंट का भी और हमारी सहाफ़त का? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं इमदाद साहब ने। इस हवाले से जो बात कही है वो बिल्कुल 100% सही है। सहाफ़ी जो है वो एक रोल मॉडल होना चाहिए, क्योंकि सहाफ़ी सब पे तनकीद करता है, हुकूमत से लेकर इदारों तक पे तनकीद करता है, तो उसको तो खुद तो नीड एंड क्लीन होना चाहिए। अगर वही करप्ट है तो उसको फिर कोई हक नहीं है कि किसी इदारे पे, किसी फर्द पे या किसी जमात के ऊपर जो है वो तनकीद करे। लेकिन बदकिस्मती से जो है वो हमारे जो सहाफ़ती इदारे हैं या सहाफ़ी जो इस वक्त जो है पोलिटिसाइज हो गए हैं। बहुत सारे सहाफ़ी जो है वो सियासी जमातों के जो है वो वर्कर के तौर पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे सहाफ़ी जो है वो माफियाज के जो है ना टूल के तौर पे काम कर रहे हैं। ये जो है बदकिस्मती है जिससे सहाफ़त भी कमज़ोर हो रही है। और हम ये समझते हैं कि सहाफ़त को जो है वो उसी वक्त जो है वो ताकत और कुव्वत मिलेगी जब तक सहाफ़त में नीट एंड क्लीन लोग ना हो। और ख़ुद हमें और हमारी सहाफ़ती तंजीमों को चाहिए कि उनको डिसऑन करें, उनको बेनकाब करें। जब हम ब्यूरोक्रेसी को बेनकाब करते ठीक कह रहे हैं आप। और जो मेंबरशिप होती है, जिस तरह आप खुद PFUJ वर्कर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, तो वहाँ पे भी स्क्रूटनी ज़्यादा सख्त होनी चाहिए कि कोई इस तरह का माफिया जो है वो साथ ना मिल सके। बहुत शुक्रिया आपका नासिर शेख साहब, आपका शुक्रिया सुमरो साहब, आपका शुक्रिया। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दिगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इमदाद सुमरो साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।